मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफी शानदार आज बनता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर एक अच्छी तेजी शुरुआत से ही मार्केट्स के अंदर देखने को मिली और जो तेजी थी उस तेजी के बाद वो सस्टेन भी हुई। और आज बढ़िया चीज ये थी कि निफ्टी बैंक में और निफ्टी में जरूर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन फ्रंट मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो बढ़िया तेजी में थे। 2% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में और करीब करीब 1.5 से 2% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया मूव रहा आज अक्रॉस द बोर्ड। दोपहर तक ही आज F&O के करीब करीब 125 से 150 ऐसे स्टॉक थे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते। 50-55 शेयरों में कुछ बिकवाली थी। सेकेंड हाफ में कमान संभाली रिलायंस ने और मेजर कंट्रीब्यूशन के साथ निफ्टी को तेजी में लेकर गया। कोटक के नंबर से बाजार को एक अच्छा टेलविंड भी मिलता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ सिलेक्टिव नंबर्स जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में आए, बढ़िया नंबर वहां पर आते हुए दिखाई पड़े। मिसाल के तौर पर जो बैंकिंग स्पेस में नंबर आए वहां पर अच्छे आंकड़े थे और उसके अलावा बाकी जो नंबर सेकंड हाफ में आते हुए दिखाई पड़े, सेंचुरी इनका जैसे, जीएसएल साल जैसे, जीएसएल लिमिटेड जैसे, जिनसे टाटा स्टील को भी एक अच्छा सपोर्ट मिला, यानी पूरे मेटल को भी एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक, बहुत सारे ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा और उन शेयरों में जो मूव था वो शेयरों का मूव शायद सेकंड हाफ तक कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया तेजी मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ी और कई जो आपके पोर्टफोलियो में कल डिप रहे होंगे वो डिप वापस आज थोड़ा सा रिवाइव करते हुए जरूर दिखाई पड़े होंगे। वहां पर कुछ हद तक रिवाइवल जरूर आया होगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, फ्रेश एंट्री इन टाटा पावर विपुल ऑर्गेनिक। विपुल ऑर्गेनिक तो मैंने सुना भी नहीं कोई सी कंपनी है, लेकिन खैर टाटा पावर के बारे में जरूर कह सकता हूं कि अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि टाटा पावर के नंबर्स अवेटेड हैं और कोई कवर नहीं कर रहा है, कोई ब्रोकरेज हाउस ने नंबर्स को कवर नहीं किया, तो इसलिए इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि आंकड़े किस तरह के रहेंगे। इसीलिए बेटर ये कि थोड़ा सिचुएशन को ईज आउट होने दीजिए, उसके बाद यहां पर कॉल ले ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार का डस्ट सेटल हो जाए, अच्छे नंबर आएंगे तो शेयर चलेगा, बुरे नंबर आएंगे तो शेयर टूटेगा। दोनों ही चीजों में दोनों डस्ट सेटल हो जाए उसके बाद आप ले लीजिएगा पोजीशन। मतलब स्टॉक अच्छा है, लोअर लेवल्स पे आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इवेंट है उसको बीत जाने दीजिए, उसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मुथूट फाइनेंस, हर्षद साहब, जो लास्ट क्वार्टर तक के नंबर थे वो तो बहुत बढ़िया थे। 2-3 चीजें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला, मुथूट फाइनेंस अभी भी 181 टन अपने पास गोल्ड रखता है, जो कि जिसकी एवरेज में वो लोगों को लोन देता है और उस गोल्ड का इस्तेमाल, उस गोल्ड की वैल्यू जो बढ़ती है उससे इनकी एलटीवी जो लोन टू वैल्यू होती है वो एडजस्ट होती रहती है। यूजुअली 70-72% के आसपास की एलटीवी लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पे 100 रुपए का लोन है तो 70-72 रुपए, मतलब 100 रुपए का गोल्ड है तो 70-72 रुपए उस पर देंगे। तो जैसे तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती है, इनकी एलटीवी और कम होती चली जाती है। पेमेंट डिफॉल्ट के चांसेस होते नहीं ज्यादा, क्योंकि पेमेंट डिफॉल्ट होगा भी तो गोल्ड इनके पास है। ब्रांच एक्सपैंड कर रहे हैं, साउथ में बहुत बढ़िया इनका नेटवर्क है और नॉर्थ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्रुप भी अच्छा है, बने रहिए, नीचे मिल जाए और ले लीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ अलॉटेड होल्डिंग पीरियड 5 years। मिश्रा साहब, देवयानी केस में यही बोलूंगा कि आपको तेजी में निकल जाए। मतलब वैसे तो ये ग्रुप ने बढ़िया पैसा बना के दिया है वरुण बेवरेजेस के जरिए, जयपुरिया ग्रुप की कंपनी है और उन्होंने तेजी दिखाई, मूव भी आया। देवयानी भी मास्टर फ्रेंचाइजी है केएफसी, कोस्टा, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स का, लेकिन वांगो भी एक ब्रांड इसमें से, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंस है अलग अलग सेक्टर में सबकी है। मिसाल तौर पे मैकडोनल्ड्स केएफसी के सामने, कॉफी के में तो ऑब्वियसली डंकिन एंड ऑल बैठे, स्टारबक्स बैठे और पिज्जा में जुबिलेंट फूड है। मास्टर फ्रेंचाइजी ये भी है, लेकिन ये ज्यादा ये सिंगल बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड मास्टर फ्रेंचाइजी और ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है इनके। हैविंग सेड दैट, आप या तो ये कर सकते हैं कि अगर आपको मुनाफा है थोड़ा सा लेकर निकल जाइए, अगर मुनाफा नहीं है तो वेट ही करेंगे और तेजी मिलती रहे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलते रहिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और IEX। अमित साहब, आज ही मेरी बात हो रही थी आशीष से, आशीष जो जानकार है उनसे, उनका ये कहना था कि आप IEX में अभी निवेश ना करें, थोड़ा नीचे आ जाए तो आप निवेश करें। सेम IRCTC में भी यहां निवेश ना करें, नीचे मिल जाए तो आप निवेश करें। ये ऑलरेडी एक बढ़िया तेजी देखी है और दोनों में एडजस्टमेंट्स आएंगे अभी। इसमें स्प्लिट आएगा और उसमें बोनस आएगा और दोनों की एडजस्टमेंट के बाद इक्विटी डाइल्यूट होगी और इक्विटी डाइल्यूशन मतलब 100 रुपए का मुनाफा कई हिस्सों में और ज्यादा बटेगा। तो इस लिहाज से आप ये मान के चलिए थोड़ा और समय दे दीजिए, डस्ट सेटल हो जाए फिर आप कॉल लीजिए। जब इस पर चर्चा नहीं हो रही हो, सारा लोड खत्म हो गया हो, शेयर ने रिएक्शन दे लिए हो, प्रॉपर टाइम हो जाए, उसके बाद आप एंटर करेगा। कंपनी अच्छी है तो तब भी अच्छी रहेगी,
तब एंटर कर लीजिएगा, क्या जल्दी है। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा ही चाल चलेगी, नीचे भी तो आएंगे, नीचे आने दीजिए, फिर आप आराम से एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और EKC सुरेंद्र प्रताप साहब, ये एवरेस्ट कांटो सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं क्या? बड़े टाइम बाद इसकी चर्चा शुरू हुई है। मतलब यूजुअली तो इसमें आप तेजी में तो निकल ही जाए, वही रखिएगा कॉल अपनी, क्योंकि इसमें ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक होता है एक। दूसरा, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रिगर नहीं होते, और ट्रबल से ज्यादा बेटर यही है कि आप उन कंपनी चुनिए जहां पे इतना इश्यूज ना हो। मिसाल तौर पर 2 दिन पहले ही एशियन पेंट के ऊपर मैंने बात की थी कि एशियन पेंट लीजिए, बढ़िया कंपनी है, लीजिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, और आज एशियन पेंट आपके सामने 3% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। तो लाइकवाइज ऐसे स्ट्रेस फ्री शेयर पकड़ के रखिए जो कभी ना कभी नीचे आएंगे किसी बुरे इवेंट में, और वहां ऐड कर लीजिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए, बेस्ट होता है। और EKC कंपनी ठीक है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए रखिएगा इसको। सिलेंडर से बिजनेस के अंदर है, कुछ हद तक ये जो कैरियज सॉल्यूशंस है वो भी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन बेटर ये कि आप मीडियम टर्म में से रखिए, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर नंबर देखिए, अगर ठीक लग रहा है तो होल्ड करिए, वरना अवॉइड करिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दीपक नाइट्राइट पे राजीव पांडे जी ने सवाल पूछा है, रिलायंस पे पूछा है, SRF पे पूछा है, और डिक्सन ने पूछा है। अरे बाप रे सर, दीपक नाइट्राइट 800 रुपए पर है, बने रहिए, नंबर्स आने वाले हैं, उसको देखिए, कल नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आने का अनुमान है। रिलायंस 1200 पे है, मस्ट हैव है, होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। SRF प्री एडजस्टमेंट पे है 5000 रुपए पे, कुछ मत करिए। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 20 बेच दीजिए, आपकी कॉस्ट निकल आएगी, बाकी सारे फ्री के उनको छोड़ दीजिए अपने पास। और डिक्सन टेक भी आप होल्ड करिए, सबसे अच्छा यही तरीका है। तो मतलब आप किसी भी तेजी में प्रॉफिट कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए, और उनको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, नया कुछ ढूंढिएगा जब नीचे आए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और IDFC फर्स्ट, सर आज OI के लिहाज से तो काफी ज्यादा बड़ा हुआ था इसमें, OI ओपन इंटरेस्ट जो था डेरिवेटिव साइड पर, लेकिन मीडियम टर्म के लिए रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। प्रॉफिट मिलता चले, थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलते रहिएगा। ये बात अलग है कि 57 रुपए तक ये कभी जाता था, 65 रुपए, उसके बाद गया नहीं, तो ये बहुत टाइम से चला नहीं है। जब चलेगा तो शायद थोड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन फिर भी बैंक्स मतलब HDFC, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड और कोटक, इन 5 बैंक को देखिए। इसमें सबसे पहला कोटक, इसलिए मतलब HDFC और ICICI बुरा भी नहीं है, ये भी बढ़िया है। कोटक के केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक की सब्सिडरीज लिस्टेड है, कोटक की कोई सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है, और मल्टीपल सब्सिडरीज इसके अंदर आती हैं, और उन्होंने अब तक लिस्ट कराया भी नहीं है इसको। तो अगर आप सब्सिडरीज की ही वैल्यू तलाश लीजिए, ICICI सिक्योरिटीज के सामने या HDFC लाइफ के सामने, तो इनकी सब्सिडरीज की भी तो कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू अगर उसकी 20% या 30% में, तो भी कोटक भी बहुत हाईली अंडर वैल्यूड है। तो इस लिहाज से आप इन्हें देखिएगा। PSU में SBI। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। EIL 1000 शेयर 84, MOIL 2000 शेयर 131। कमल साहब, सरकारी कंपनियां दोनों तेजी मिले, बढ़िया मोमेंटम आए, निकल जाइए, इससे ज्यादा इनको होल्ड मत करिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिए ना, मीडियम टर्म के लिए ना सोचिएगा, तेजी मिलती रहे, निकलते रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनियां दोनों ठीक है, EIL भी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है और MOIL भी ठीक ठाक कंपनी है। प्रॉब्लम बस यही है कि ऊपर के लेवल पे OFS आ जाते हैं आमतौर पे इन पे, और OFS अगर आएगा तो डिस्काउंट पे ही आएगा, तो वो एक ओवरहैंग रहता है इनके साथ, लेकिन बाकी सब चीजें ठीक है। बेटर यही कि आप तेजी मिलती रहे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलते रहिए। विच इज द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा एलेक्सी और डीमार्ट? सर टाटा एलेक्सी को ज्यादा वेटेज दूंगा मैं, डीमार्ट इसलिए नहीं कि कुछ खराबी है उसमें, बस ओवर वैल्यूड है। मतलब इकलौती निफ्टी कंपनी है जो कि इस तरह की मार्केट कैप रखती है 3 लाख करोड़ की, और नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इकलौती ऐसी कंपनी है जो 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखती है, जो कि निफ्टी का हिस्सा भी नहीं है और F&O का हिस्सा भी नहीं है। ऐसी कोई कंपनी आमतौर पर नहीं देखी गई जो इतनी बड़ी मार्केट कैप तक पहुंच जाए बिना इन दोनों का जो पैरामीटर मैच करते हुए। तो कंसर्न ये है कि 200-250 स्टोर्स हैं, खुद ही ओन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसके बावजूद शेयर बहुत तेज चला है। तो अगर आपको रिटेल में जाना है तो एक स्पेंसर करके कंपनी वो ज्यादा बेटर दिख रही है रिटेल में, क्योंकि एटलीस्ट 2000 करोड़ रुपए की सेल्स है, 1000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, तो वहां ज्यादा अच्छी वैल्यू दिख रही है डीमार्ट के सामने अभी एटलीस्ट। तो उसको आप मीडियम टर्म के लिए देख सकते हैं, लेकिन वैसे लॉन्ग टर्म के लिए टाटा एलेक्सी इज द बेस्ट। टॉप 5 बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक। समीर जी, बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, अपनी सीमित जानकारी में, जो स्टॉक मुझे अंडर वैल्यू लगते हैं उनके बारे में बात करूंगा। गलत भी होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। इंडिया बुल्स रियल स्टेट
क्योंकि एम्बेसी रीट, इसका एम्बेसी नया प्रमोटर है, नंबर अच्छे आए थे इस क्वार्टर में, उसके बावजूद शेयर ऊपर से टूटा। इसलिए दूसरा टाटा कम्युनिकेशन फिर से 1170 में टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा, 1400-1500 रुपए के ऊपर तक गया, अच्छे नंबर के बाद फिर टूटा, तो ये भी सही दाम पर दिख रहा है। तीसरा स्पेंसर, जिसकी मैंने बात करी, नंबर्स ठीक है। एक बीएचईएल को और देखिए, यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है सरकारी कंपनियों में, उसमें से बीएचईएल में कुछ हो सकता है। एशियन पेंट, एचयूएल और टीसीएस, इन तीन को भी आप नहीं भूल सकते, तीनों नंबर के बाद टूटे हैं। अच्छी कंपनी किसी वजह से नीचे आए, बेस्ट बाय होता है पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए, उसको आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। बाकी ये 3-4 स्टॉक जो है मीडियम टर्म के लिए आप जरूर रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया बुल्स में हाउसिंग में निवेश करना चाहिए? नहीं सर, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उमेश जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग से अच्छा इंडिया बुल्स रियल स्टेट ले लीजिए, वो एक बार को फिर भी आपको थोड़ा बेटर पैसा दे सकता है। पैसा यहां भी बन सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सेफ जोन दिख रहा है, एटलीस्ट उस हिसाब से। कैपिटल बचाना सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में, आपको ही पता है। आगे बढ़ते हैं। और नायका, शिवम जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी इस कंपनी के बारे में जो मैंने पढ़ी, कि कुछ समय पहले शायद 150 करोड़ डॉलर के आसपास की वैल्यू दी गई थी, और अब वो वैल्यू 10 टाइम बढ़ चुकी है वहां से। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है नंबर्स में, लेकिन वैल्यू जरूर बढ़ गई है आईपीओ आने से पहले। तो कॉशियस स्टांस रखिएगा, इसलिए नहीं कि आईपीओ अच्छा नहीं चलेगा, होता आईपीओ सब्सक्राइब अच्छा हो, होता लिस्टिंग अच्छी हो, लेकिन उसके आगे बहुत सारे ऐसे आईपीओ आपने देखे हैं जो लिस्टिंग के बाद कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जोमैटो भी एक तरफा बहुत चला था, वापस ईज आउट हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर अच्छी कंपनी है तो 2 क्वार्टर बाद भी नंबर्स अच्छे आएंगे, तब ले लेंगे, क्या जा रहा है। थोड़ा महंगा ही तो मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप श्योर होंगे कि आपके पास अच्छा स्टॉक है जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो आईपीओ में डालने की बजाय आप 2 क्वार्टर वेट कर लीजिए, तब तक आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटी तो बाजार में घूम रही है हाल की मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट के बाद, इन्हीं में पैसा डाल दीजिए, वहीं पैसा बन जाएगा अगर बनना होगा तो। एनबीसीसी 10,000 शेयर होल्ड या सेल, डिविडेंड पेइंग कंपनी। राजीव साहब, अगर एनबीसीसी के बारे में आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की होगी तो आप खुद ही देखेंगे इसका डिविडेंड कितना आता है। मेरे ख्याल से कुछ पैसों में आता है, शायद 30 पैसे 40 पैसे डिविडेंड आता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, रीडेवलपमेंट की मेजर कंपनी है, रियल एस्टेट दूसरा इनका बिजनेस है, दिल्ली एनसीआर के सारे प्रोजेक्ट्स को रीडेवलप करती है, मेजरली सरकारी है, इतनी बड़ी प्रगति मैदान की बिल्डिंग बना रही है, अटके हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही है, बढ़िया मैनेज कंपनी है, ये सब तो अच्छा है। एक ही फ्लॉ है कि आप इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा कभी या चार्ट देखिएगा, आईपीओ के बाद से शेयर एक तरफा चला था, जैसे आईआरसीटीसी चला है, उसके बाद इसमें स्प्लिट बोनस एक साथ आ गया था, जहां इसकी इक्विटी डाइल्यूट हुई थी बहुत तेज, और वो इक्विटी डाइल्यूशन के बाद शेयर इतनी बुतना नीचे आ गया था। ऑब्वियसली बात है, इसका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं था, वो डाइल्यूट होने के बाद कुछ रह गया। आप ऐसे समझिए 100 नंबर ऑफ शेयर है, यानी 100 शेयर धारक है, स्प्लिट हुआ 1 पे 5 तो वो बन गए 500, और उसके बाद अगर बोनस 1 पे 1 तो 1000, तो जो 100 रुपए पे अगर 10 रुपए कमाती थी तो 1000 पे वो कुछ पैसे कमाएगी। तो ऐसे करके इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस घट जाती है, पीई महंगा हो जाता है, शेयर महंगा हो जाता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखकर ही इसमें, मतलब आपकी पोजीशन ठीक ठाक दाम पर है, भसीन साहब इस पर काफी बुलिश भी थे, लेकिन तेजी मिले, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लेकर निकलते रहे, सबसे अच्छा होता है। चलिए अब आखिरी सवाल और लेता हूं। टाटा कम्युनिकेशन, शीला फोम, लॉन्ग टर्म। सर टाटा कम्युनिकेशन बाय, अभी भी अच्छा दाम आ रहा है, 2-4 दिन में काफी टूटा है, अच्छी कंपनी है, नंबर अच्छे हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और जिस नेटवर्किंग पे वो काम कर रहे हैं उसका शायद फलक्रम बन सकता है। शीला फोम भी कंपनी ठीक है, बिजनेस भी इनका ठीक है, और दिवाली वाला सीजन भी इनके लिए बढ़िया होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड 2-3 क्वार्टर के लिए तो आप इसे रख ही सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरा देख संभल कर ही पोजीशन बनाएगा। ज्यादा बेटर दोनों में टाटा कॉम है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज सवाल पूछे।